हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विद्युत फ्लक्स। ठीक, हाँ, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि। आज हम लोग फिजिक्स की एक नई क्वांटिटी स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। याद रखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। आवेश राशि है। ठीक है, ओके। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग समझना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास क्या होता है? एक डायरेक्शन होती है, और उस डायरेक्शन उसके पास होती है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और यदि कोई दूसरा चार्ज उसमें इंटर करता है तो वो उसमें फोर्स लगा सकती है। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड एक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका क्या मीनिंग है? तो इसको इस तरह से समझिए कि एक विंडो है हमारे कमरे के अंदर, और उस विंडो में से हवा अंदर एंटर कर रही है। ठीक है, अब उस विंडो से जो हवा एंटर कर रही है इस रूम के अंदर, उस एयर की इस रूम के अंदर क्वांटिटी कितनी है, इसका हम मेजरमेंट किस तरह से करेंगे? तो ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, हवा की राशि। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि एयर की स्पीड कितनी है, हवा कितनी तेजी से अंदर आ रही है। अगर हवा स्लो अंदर आएगी तो इस रूम के अंदर एयर की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, और यदि हवा फास्टर आएगी, फास्ट आएगी, तो इसमें एयर की क्वांटिटी धीरे धीरे जल्दी बढ़ेगी। तो इस रूम के अंदर एयर की क्वांटिटी, हवा की राशि दो एक चीज पर निर्भर कर रही है, जो पहले मैंने आपको बताई। किस पर? स्पीड पर। अगर स्पीड कम होती है तो एयर धीरे धीरे अंदर आती है, स्पीड ज्यादा होती है तो एयर जल्दी अंदर आती है। तो इस चीज को, इस स्पीड को हमने नाम दिया इंटेंसिटी। क्या नाम दिया? इंटेंसिटी, यानी कि तीव्रता, हवा की तीव्रता। ओके, दूसरी चीज, अब यही जो एयर की क्वांटिटी होती है वो एक दूसरी चीज पर भी डिपेंड करती है। उसका नाम है विंडो का एरिया, यानी कि विंडो का क्षेत्रफल कितना बड़ा है। अगर विंडो छोटी सी होगी तो उसमें से कम एयर पास होती है, और अगर विंडो बड़ी होती है तो उसमें से ज्यादा एयर पास होती है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस रूम के अंदर आने वाली हवा की जो राशि है, क्वांटिटी है, एक फिक्स क्वांटिटी जो है, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर वन, इंटेंसिटी ऑफ एयर, नंबर टू, एरिया ऑफ विंडो। ओके, quantity of air is equal to depend upon intensity of air and area of window। इसके अलावा दूसरी चीज पर वो डिपेंड नहीं करती है। तो हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या बन गया? फाई इक्वल टू ई मल्टीप्लाई ए। इसको हमने नाम दिया है इंटेंसिटी, इसको हमने नाम दिया है एरिया। तो जब इंटेंसिटी का आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक क्वांटिटी मिल जाएगी, जिसको हम बोलेंगे फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है राशि, क्वांटिटी। ठीक है, अब इस फ्लक्स को मैंने एयर के एग्जांपल से आपको समझाया। अब इसी एग्जांपल को लेकर हम इसको दूसरी चीजों में अटैच करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। वो एग्जांपल कुछ इस तरह से है। हम वाटर के बारे में जानते हैं। ओके, वाटर के पास डायरेक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो वाटर स्केलर क्वांटिटी भी होगी और वेक्टर क्वांटिटी भी होगी। ठीक है, एक बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है। अब उस बाल्टी के अंदर पानी की एक क्वांटिटी है फिक्स, लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो इन दिस सिचुएशन जो वाटर की क्वांटिटी है वो कौन सी राशि कहलाएगी? हाँ, अदिश राशि कहलाएगी, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। बट अगर मैंने एक पाइप लिया या लेजम ली, उसमें से पानी को निकालना स्टार्ट कर दिया। अब पानी के पास पानी की क्वांटिटी भी है, बट उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर मैं लेजम का मुंह इस तरफ करता हूं तो पानी इस डायरेक्शन में जाता है, अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो पानी इस डायरेक्शन में जाता है।
तो इन दिस केस इसके पास क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, तो जब डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी है, जब डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर क्वांटिटी है। एनीवे, तो अब सुनिए इस तरह से इसको, यहां से पानी की धारा आ रही है, पानी की करंट आ रही है इस तरह से। ये जो पानी की करंट है इसके पास स्पीड है, और अगर जितनी ज्यादा स्पीड होगी ये उतना ज्यादा फोर्स लगा सकती है, स्पीड कम होगी तो फोर्स कम लगाएगी। ओके, तो इसकी स्पीड को, वाटर की करंट की स्पीड को हम नाम दे रहे हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ वाटर, इंटेंसिटी ई। ठीक, ओके। अब हमने क्या किया, एक डिवाइस बनाया। क्या बनाया, डिवाइस। इस तरह से हमने एक बकेट ली, इस बकेट को हम पानी से भरना चाहते हैं, तो अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक पाइप लगाया और पाइप लगाकर यहां पर एक ओपनिंग दे दी इस तरह से। ओके, अब यहां से जो वाटर की करंट आ रही है वो वाटर की करंट इस पर पड़ती है। इस तरह से हमने यहां से लेजम को चलाया है, सामने एक सरफेस है और वो सरफेस से पाइप को कनेक्ट किया है बकेट से, वाल्टी से। तो यहां से पानी की धारा आएगी, जितनी करंट इस पर पड़ेगी वो सारा का सारा पानी इसमें से होकर जाएगा, तो कहां पहुंच जाएगा, बाल्टी में। तो बाल्टी भरना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो ये अब बाल्टी भरना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो अब देखिए ये जो पानी की करंट आ रही है और इसके अंदर जो पानी भर रहा है वो किन दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो आंसर है नंबर 1, इंटेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की स्पीड पर। तो जितनी तेजी से पानी आएगा बाल्टी उतनी जल्दी भरेगी, जितना धीमा पानी आएगा बाल्टी उतना स्लो भरेगी। तो पहली चीज क्या बनी, ये किस पर डिपेंड कर रही है, ई पर डिपेंड कर रही है। दूसरी क्या चीज पर डिपेंड कर रही है, ये जो हमने ओपनिंग बनाई है इसके रास्ते में, दिस ओपनिंग, अगर ये ओपनिंग का एरिया कम होगा तो वो कम पानी को जाने देगा, भले स्पीड ज्यादा हो। अगर इसका एरिया ज्यादा होगा तो वो ज्यादा पानी को अंदर जाने देगा। तो इसका मतलब ये दूसरी एक और चीज पर डिपेंड करती है, इसके एरिया पर, यानी कि क्षेत्रफल पर। किस पर डिपेंड करती है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा पानी उतना ज्यादा आएगा, बाल्टी उतनी जल्दी बढ़ जाएगी, और जितना क्षेत्रफल कम होगा पानी उतना धीमे आएगा, बाल्टी धीरे बढ़ेगी। तो पानी की क्वांटिटी, बकेट में भरे जाने वाले पानी की क्वांटिटी किन दो राशियों पर निर्भर कर रही है, एक तो पानी की तीव्रता पर कि उसकी स्पीड कितनी है, दूसरी किस पर डिपेंड कर रही है, एरिया पर, कि आप किस एरिया में से निकालकर पानी को लेकर आ रहे हैं, किस एरिया में से निकालकर आप पानी को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब पानी, इस बकेट में भरे पानी क्वांटिटी क्या कहलाएगी, E/E। अब देखिए, अब इसको मैं यहां अप्लाई करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड में। E क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एक डायरेक्शन है। ठीक, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस डायरेक्शन में इसके पास डायरेक्शन है। ठीक है, तो डायरेक्शन होती है, बट अब मैंने क्या किया, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बाल्टी में भरकर रख दिया, या इसकी क्वांटिटी को मैंने उठाकर बाल्टी में डाल दिया। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पानी के पास पानी की करंट की एक डायरेक्शन है, पानी के पास डायरेक्शन होती है, लेकिन जब वो पानी हम बाल्टी के अंदर भर लेते हैं तो अब वही उसी पानी की हमारे पास क्या है, क्वांटिटी है, बट उसके बाद डायरेक्शन नहीं है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन है, फिर हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को पकड़ एक डब्बे में बंद कर दिया, तो अब उस डब्बे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है बट उसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो उस डब्बे के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस चीज का हम लोगों ने नाम रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी, कि उस डब्बे के अंदर कितनी क्वांटिटी आई है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे सामने क्या बना, E × A। E क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। A क्या है, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड होकर जा रहा है, जिस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड होकर जा रहा है। A क्या है, उस सरफेस का एरिया है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जिसमें से विद्युत क्षेत्र होकर गुजर रहा है वो उसका क्या है, एरिया है। तो A क्या हो गया, एरिया हो गया। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दो चीजों पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ऑफ सरफेस, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको मिल गया। अब एक बड़ी स्पेशल चीज हमने इसमें देखी, वो इस तरह से देखिए, इस एग्जांपल में देखिए, इस एग्जांपल में कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है एक तीसरी चीज पर भी डिपेंड करता है। वो कौन सी चीज है,
तो उसको हमने इस तरह से देखा, ये हमने सरफेस को रख दिया, यहां से पानी की करंट चलाई, तो सारा का सारा पानी इस पर पड़ता है, पानी निकलता है, बाल्टी भरना स्टार्ट कर देती है। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, टर्न कर दिया, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका एरिया चेंज कर रहा हूं, सॉरी एरिया तो वही है, एंगल चेंज कर रहा हूं। तो मैं जब एंगल चेंज करता हूं, एंगल चेंज करता 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 मैंने इतना कर दिया, तो अब ये पानी करंट आ रही है, वो पानी करंट ऐसे निकल जाती है, एक भी पानी करंट इसमें से होकर नहीं जाएगी, ठीक है, जाएगी क्या, नहीं जाएगी। तो अब बाल्टी भरेगी क्या, नहीं भरेगी, तो अब फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट, कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये एक तीसरी चीज पर भी डिपेंड करता है फ्लक्स, वो क्या होता है, एंगल। तो जब आप एंगल बदलते हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्वांटिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। वो जो एंगल होता है उसको हम लिखते हैं कॉस थीटा, क्या लिखा जाता है, कॉस थीटा। तो अब हमारे सामने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन गया, फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्यों है वो अभी डिस्कस करेंगे, वो अभी हम देख लेंगे। फिलहाल अभी आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला किस तरह से हम लोगों ने बनाया। नंबर 1 इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। नंबर 2 एरिया ऑफ द सरफेस, यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्रफल, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, वो ये है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाता है, ठीक। अब अगली चीज पर हम आते हैं। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया, ई ए कॉस थीटा, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, स्केलर क्वांटिटी है। बट कैसे स्केलर क्वांटिटी, हम इसको क्यों कह रहे हैं, तो उसको इस तरह से समझिए। पहले ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एरिया कौन सी क्वांटिटी है बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं स्केलर क्वांटिटी है और कुछ लोग कह रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर है वेक्टर, तो आंसर वेक्टर क्वांटिटी है। तो कैसे वेक्टर है इस चीज को समझिए। देखिए ये जो मैं एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्लास 12th में हम हर जगह इसको अप्लाई करने वाले हैं, तो इसको आप एक बार समझ लीजिए, बार बार फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है। तो देखिए जरा इधर ध्यान दीजिए, एरिया वेक्टर एक बार सुन लीजिए, इसका मीनिंग क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश, ठीक। एरिया वेक्टर क्वांटिटी किस प्रकार होती है, इसको मैं जरा प्रूव करके आपको बताना चाहता हूं। एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे, बाद में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज अ पैरेललोग्राम PQRS, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। हम इस समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालना चाहते हैं, तो ज्योमेट्री से हमको एरिया निकालना आता है। दिस पॉइंट से हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचा, परपेंडिकुलर क्या किया, ड्रॉ किया। ये इसकी लेंथ है, इसको हमने नाम दिया स्मॉल l, ये इसकी ब्रेथ है, इसको नाम दिया है W। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है, ठीक। बट हमको इसका एरिया निकालना है समांतर चतुर्भुज का, तो हमने उसके लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ज्योमेट्री में हम जानते हैं कि इस समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, तो आंसर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई दिस परपेंडिकुलर। तो आप इस लेंथ का परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। अब इस परपेंडिकुलर का रिलेशन इस थीटा से क्या है, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू 1 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अगर आप इसका इससे रेशियो निकालेंगे तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिलेगा, उसका नाम क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, W साइन थीटा, राइट। तो दिस इज P इक्वल टू P, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने निकाली W साइन थीटा इस ट्रायंगल से, राइट। अब इस परपेंडिकुलर को हमने यहां पुट कर दिया, तो अब हमको फॉर्मूला मिलने वाला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, A इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ साइन थीटा, ठीक है, ओके। तो ये जो चीज आई है वो क्या चीज है, एरिया का मैग्नीट्यूड है, एरिया का क्या है, परिमाण है, ठीक है। इसमें याद रखिए लेंथ के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन लेंथ, दिस डायरेक्शन ब्रेथ। तो ये डायरेक्शन ऑफ ब्रेथ है, ये डायरेक्शन ऑफ लेंथ है। तो यहां पर ये लेंथ का वेक्टर है,
इसके पास एक डायरेक्शन होती है, लेंथ के पास डायरेक्शन होती है और ब्रेथ के पास डायरेक्शन होती है। तो ये दोनों एक वेक्टर, दोनों वेक्टर है, और जब दोनों वेक्टर का मल्टीप्लाई हम करते हैं, दोनों वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कौन सा वेक्टर मिलेगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो हम लोगों ने इस तरह से डिसाइड किया, देखिए ये लेंथ है, ओके, ये ब्रेथ है। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन में क्या आता है, एल डब्ल्यू साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो कौन सा प्रोडक्ट शो करता है, तो आंसर है वेक्टर प्रोडक्ट शो करता है। जबकि कॉस थीटा जो होता है वो कौन सा प्रोडक्ट शो करता है, स्केलर प्रोडक्ट शो करता है। तो कॉस साइन है तो वेक्टर प्रोडक्ट है, कॉस है तो स्केलर प्रोडक्ट है। तो अगर ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसमें हम डॉट लगाएंगे या क्रॉस लगाएंगे, तो आंसर है इसमें हम क्या लगाएंगे, क्रॉस। तो लेंथ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ब्रेथ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ए वेक्टर इक्वल टू लेंथ का वेक्टर क्रॉस ब्रेथ का वेक्टर। तो ये क्या आ गया, इसका वेक्टर फॉर्म आ गया किसका, एरिया का, ठीक है। तो इसकी अब डायरेक्शन क्या है, ये तो हमने क्या निकाला, ये हम लोगों ने उसका मैग्नीट्यूड निकाला। इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आंसर इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी, हम लोगों ने पढ़ा है आई कैप जे कैप क्या होता है, के कैप। तो आई कैप क्रॉस, जब आई कैप क्रॉस जे कैप करते तो हमको क्या मिलता है, के कैप मिलता है। और के कैप की जो डायरेक्शन होती है वो इन दोनों वेक्टर की कैसी होती है, 90 डिग्री। याद रखिए, इधर देखिए, ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, के कैप की डायरेक्शन हो जाएगी। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, कैसी होती है, 90 डिग्री दिस। तो अगर ये हमारे पास एक प्लेन है तो इसका जो एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, दिस, ठीक है। तो ये इसकी क्या कहलाती है, डायरेक्शन कहलाती है, ओके। अब अगली चीज सुनिए, इसमें जो एरिया है वो किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, ब्रीथ पर और एंगल पर। अगर इस एंगल को हम बढ़ाकर 90 डिग्री कर देंगे, कितना कर देंगे, 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हमको फुल एरिया इसका मिल जाएगा। अब यदि हम इसको, इस एंगल को 0 डिग्री कर देंगे, साइन 0 कितना होता है, 0, तो इसका मतलब यह है कि लेंथ में ही हमने इसका एंगल कम करते 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 यहीं पर ब्रेथ को ले आए हैं। तो लेंथ और ब्रेथ एक ही डायरेक्शन में आ गई है, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। और अगर एंगल 0 डिग्री हो गया तो एरिया की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो अब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो पहली बात तो डायरेक्शन तो छोड़िए, एरिया ही नहीं हो गया, क्योंकि एरिया कब बनता है, जब आप लेंथ और ब्रेथ के बीच में कोई एंगल रखते हैं। तो जब तक लेंथ और ब्रेथ के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल नहीं होगा तब तक आप एरिया को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस फॉर्मूले से हमने प्रूव कर रहे हैं कि एंगल 90 डिग्री होता है तो एरिया हमारे पास है एल इंटू ब्रीथ। बट एंगल 0 डिग्री होता है तो कितना होता है एरिया, होता ही नहीं है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ की डायरेक्शन एक ही हो जाएगी, तो फिर एरिया का आएगा, ओके। अगर मान लीजिए कैलकुलेशन में कॉस थीटा आता, क्या आता, कॉस थीटा, देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू ए। तो अब यदि आप 90 डिग्री रखते तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो एरिया कितना हो गया, 0 हो गया। अगर आप यहां पर कितना रखते, 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी होती, कॉस 0 की 1, तो अब एरिया, तो अब ये तो उल्टा हो रहा है। ये फॉर्मूला हमको बता रहा है कि cos 0 डिग्री पर एरिया होता है, बट ये फॉर्मूला हमको बता रहा है कि sin 0 डिग्री पर एरिया नहीं होता। तो कौन सा करेक्ट है, तो आंसर है ये फॉर्मूला करेक्ट है, क्योंकि ये हमको सही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि लेंथ की डायरेक्शन और ब्रेथ की डायरेक्शन में एंगल है, और अगर वो एंगल sin थीटा है तो उसके पास एक एरिया होगा, ओके। और अगर वो एंगल cos थीटा है तो cos थीटा हम नहीं ले सकते, क्योंकि cos थीटा लेने से जब लेंथ और ब्रेथ एक ही डायरेक्शन में आती है तो cos थीटा हमको बोलता है इसके पास एरिया है, राइट। और जब इसको इनके बीच एंगल आता है 90 डिग्री तो हमारा cos क्या बोलता है, कोई एरिया नहीं है। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता।
क्योंकि साइन थीटा हमको बता रहा है कि लेंथ और ब्रेड्थ के बीच यदि एंगल आएगा तो एरिया है, और अगर इनके बीच एंगल नहीं आएगा तो एरिया नहीं है। तो दिस फॉर्मूला ऑल्सो करेक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा किसका मल्टीप्लिकेशन होता है? साइन थीटा का, और साइन थीटा ही वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इसलिए एरिया कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी की हमने डायरेक्शन फिक्स करके रखी है इस एरिया वेक्टर की, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या मिलेगा? के कैप। और के कैप जो होता है इन दोनों में कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी कैसी होती है? परपेंडिकुलर होगी, राइट? इस तरह से, लाइक दिस। अगर इसका पूरा एरिया हम लोगों ने क्या माना है? एल डब्ल्यू साइन थीटा, तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? दिस। तो याद रखिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। जैसे इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, हमारे पास एक छाता है, ठीक है, मैंने कहा इधर से धूप आ रही है, छाता इधर कर लीजिए, तो आप क्या करते हो? उसके हैंडल को पकड़ते हो और ऐसे कर देते हो, तो उस छाते का जो सरफेस है उसको आपने कैसे कंट्रोल किया? उसके हैंडल से, राइट। तो अगर आपने हैंडल को इत्थे किया तो डायरेक्शन मतलब छाता किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। और जब आप हैंडल को इधर करते हैं तो छाता किधर आ जाता है? इधर। तो अब करते रहिए इधर उधर। हमने कहा बारिश इधर से आ रही है, छाता इधर कर लो, तो आप ऐसे कर लोगे। हमने कहा धूप इधर से आ रही है तो छाता इधर कर लो, तो हम इधर कर लेंगे, राइट। इसी तरह से हमारे पास एक फैन है। अब एक फैन है, ये हमने उसका हैंडल पकड़ा, ये घूम रहा है, फैन का एरिया। हमने बोला हमको इधर हवा चाहिए, तो आप क्या करोगे? ये हैंडल पकड़ोगे और ऐसे इसका मुंह मोड़ दोगे तो इधर हवा आती है। हमने कहा हमको हवा चाहिए, तो ऐसे मुंह कर दोगे तो इधर। तो उसकी एरिया की डायरेक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है? यस, उसका हैंडल कंट्रोल कर रहा है। तो हैंडल कैसी है? उस एरिया कैसे होती है? परपेंडिकुलर। तो याद रखिए एरिया वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने दोनों चीजें पढ़ ली, एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पढ़ ही चुके हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो हमको कौन सा वेक्टर मिलेगा वो अब जरा इधर देखिए, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक। हम लोगों ने दो चीजें तो स्टडी कर ली कि ये जो फ्लक्स की क्वांटिटी होती है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल के क्या होती है? बराबर होती है। बट इसमें एंगल के लिए साइन थीटा लें या कॉस थीटा लें, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट बताते हैं। जैसे अभी एक एक्सपेरिमेंट करके मैंने ये प्रूव किया कि एरिया वेक्टर है या स्केलर है, वैसे ही हम एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो फ्लक्स है वो वेक्टर है या स्केलर है। भले ही हम दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, भले ही हम दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि दो वेक्टर का आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा वेक्टर ही होगा, वो स्केलर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इसको बताने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं। वर्क डन, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट आल्सो वेक्टर क्वांटिटी है। बट जब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, ये भी वेक्टर है, ये भी प्रोडक्ट वेक्टर है, तो इसका जब हम प्रोडक्ट करने जाते हैं तो हम क्रॉस नहीं करते, इसका क्या करते हैं? डॉट करते हैं। क्या किया जाता है? डॉट। तो डॉट प्रोडक्ट हमको क्या देता है? वर्क। और वर्क कौन सी राशि होती है? स्केलर। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर, ठीक। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक बॉडी है, इस पर हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में जाएगा, इधर पहुंच गया, तो ये इसमें क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना? 0 डिग्री, ठीक है। हमने आपसे पूछा वर्क कैलकुलेट करिए, ठीक है। हमने आपको बताया फोर्स कितना लगाया? 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 5 मीटर। तो हमने बताया वर्क डन कितना हुआ? तो W = F S, ये फॉर्मूला होता है। फोर्स कितना है? 5, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5, तो वर्क डन कितना आ गया? 25 न्यूटन। हाँ, अब एंगल की बेसिस पर निकालिए, तो फोर्स किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। अब एक्सपेरिमेंट करके देखिए, कॉस थीटा लीजिए, साइन थीटा लीजिए, और दोनों सिचुएशन में देखिए कि कब ये वैल्यू हमको मिल रही है, कब ये वैल्यू हमको नहीं मिल रही है। तो एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो अब मैंने यहां पर एंगल रखा 0 डिग्री,
और cos 0 कितना होता है 1 होता है। मैंने यहाँ पर भी एंगल रखा 0 डिग्री, sin 0 कितना होता है 0 होता है। अब अगर मैं cos 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को 25 मिलने वाला है, और अगर मैं sin 0 से इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को 25 मिलने वाला नहीं है, जबकि मिलना चाहिए क्योंकि मैंने वर्क किया है कितना 25। तो cos हमको बता रहा है कि हम वर्क कर रहे हैं, जबकि sin हमको बता रहा है हम वर्क नहीं कर रहे, जबकि हम वर्क कर चुके हैं। तो इसलिए इसमें कौन सा एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे तो आंसर है cos थीटा, ठीक है, ना कि sin थीटा। इसलिए वर्क डन के फॉर्मूले में क्या आता है Fs cos थीटा। cos थीटा आने से ही वर्क डन को क्या बोला जाता है स्केलर बोला जाता है, और जिसमें sin थीटा आता है उसको क्या बोला जाता है वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब इसी चीज को अगर आप समझ चुके हैं तो इसमें अप्लाई करिए। इसमें देखिए किस तरह से, ये भी हम एक्सपेरिमेंट से करके प्रूव कर देंगे कि इसमें cos आना चाहिए या sin। तो देखिए बिल्कुल सिंपल, यहां से मैंने क्या किया, पानी की करंट को चलाया, यहां से पानी की धारा आ रही है, राइट। अब सामने क्या पड़ा, ये सरफेस, ओके। अब इस सरफेस पे पानी पड़ता है और कनेक्ट क्या है बाल्टी, तो बाल्टी भरना स्टार्ट हो जाती है, बाल्टी में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आ रही है पानी की, ठीक। अब मैंने क्या किया, ऐसे में रखता हूं सरफेस को ऐसे, तो पानी आता है, बट जब मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो अब इस सरफेस की दिशा और पानी की दिशा सेम हो गई। तो अब मैं क्या देखता हूं, इसमें पानी भरना क्या हो जाता है बंद हो जाता है, पानी आना क्या हो गया बंद हो गया। अब पानी आना बंद हो गया, तो पानी आना बंद कब हो गया, जब मैंने इसके एंगल को 0 डिग्री कर दिया, और जब एंगल 90 डिग्री था तो पानी आ रहा था, लेकिन जैसे ही एंगल कितना हुआ 0 डिग्री, पानी आना क्या हो गया बंद हो गया। अब हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पर cos थीटा लेते हैं, कितना लेते हैं cos थीटा। हाँ, एक चीज पहले जरा थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो चीज ये है, क्या हो गया, इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिए। पहले ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक एरिया को रख दिया, मान लीजिए वो एरिया है ds। आप एरिया को a लिखिए, ds लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंबल है, हम किसी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ds ले लिया, तो ये हमने एक एरिया लिया है जिसका एरिया कितना है ds है, और अब इसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये एरिया है, इसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है परपेंडिकुलर। पहले इधर देखिए, ये परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन है, लाइक दिस, ठीक है, ओके। तो ये जो डायरेक्शन होती है किसकी डायरेक्शन है, इस ds की डायरेक्शन है, तो ये क्या कहलाएगा एरिया वेक्टर कहलाएगा। तो ये जो एरिया वेक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पर है थीटा एंगल पर है। तो यही चीज आपको पकड़नी है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो एंगल बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, अदरवाइज आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे, देखिए इस तरह से। अब दो सिचुएशन में आपको बताता हूं। ये आपने क्या लिया, एक एरिया ले लिया, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, लाइक दिस, ध्यान से देखिएगा, ये एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस समय एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, बट एंगल कितना है, तो एंगल किसके साथ देखना है, यस, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना एंगल बना थीटा डिग्री, कितना डिग्री थीटा डिग्री। तो जब मैं बात करता हूं किसकी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एक दूसरे के कैसे हैं पैरेलल है, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि किससे एंगल निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके एरिया वेक्टर से, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है। अब हमने इस सरफेस को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो अब ये जो सरफेस है, ये जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा होगा 90 डिग्री हो गया, नॉर्मल हो गया। तो अब एंगल कितना, तो एंगल देखने के लिए किसको देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, कितना एंगल आया 0 डिग्री, 0 डिग्री आया ना। जबकि पहले केस में कितना आ रहा था 90 डिग्री, जब इलेक्ट्रिक फील्ड
और सरफेस एक दूसरे के समांतर थे तो 90 डिग्री आ रहा था, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस लंबवत हो गए तो एंगल कितना आ रहा है 0 डिग्री। ये आपको थोड़ा समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज़ को मैंने यहाँ लिख लिया है कि देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी सरफेस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है अलोंग दी सरफेस, यानी कि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ की दिशा में होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस होता है, पृष्ठ के कैसा होता है लंबवत होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम एंगल, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि हम एंगल किस में देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है 90 डिग्री होती है, किसके सरफेस के। तो अब देखिए, अब मैं यहां पर वापस आता हूं, कॉस क्यों लिया। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं और यहां से पानी की करंट आ रही है तो पूरा का पूरा पानी इसमें से निकल जाएगा। इस समय एंगल बताइए, इस समय एंगल कितना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, सरफेस ऐसे रखा है तो एंगल होगा 0 डिग्री। इस समय एंगल कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। अगर इसका एरिया आपने ए लिया है तो एंगल कितना है 0 डिग्री, ठीक है। ओके, दूसरी सिचुएशन में अब मैंने, ये तो करंट की डायरेक्शन है, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया तो सारी करंट इधर से निकल जाती है। क्या इससे होकर कोई करंट गई? नहीं। इससे होकर कोई इलेक्ट्रिक लाइन गई? नहीं। क्यों? क्योंकि अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, हाँ एरिया वेक्टर, तो एंगल कितना आया 90 डिग्री। तो इस केस में एक बार एंगल 0 डिग्री है इस केस में, और दूसरे वाले केस में कितना है 90 डिग्री। अब यहां पुट करके देखिए, जब हम यहां पर कितना रखते हैं 0 डिग्री, तो cos 0 कितना होता है 1, तो हमको क्या मिलता है, यस इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है E इंटू ए, यानी कि बाल्टी भर रही है पानी से। अब यदि हमने ऐसे था तो बाल्टी भर रही है पानी की, क्योंकि एंगल कितना है 0 डिग्री। जैसे ही इसको ऐसे कर दिया तो अब एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो अब यहां पर हम रखते हैं 90 डिग्री, कितना रखते हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रखने पर cos 90 कितना होता है, यस 0 होता है। तो ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो गई 0, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0। तो अब बाल्टी भर रही है क्या, नहीं भर रही है। तो cos हमको बता रहा है, ये हमने प्रूव कर दिया कि जब ऐसे होता है तो फ्लक्स होता है, और जब ये ऐसे होता है तो फ्लक्स नहीं होता है। लेकिन अगर आप साइन ले लेते इसकी जगह, आप कहते कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, अगर साइन लेते तो साइन 90 क्या होता है 1 होता है, यानी कि इस सिचुएशन में बाल्टी भर रही है, ठीक है। और अगर आप 0 ले लेते तो क्या होता है साइन 0 होता है। तो ये क्या कहता है, इस सिचुएशन में बाल्टी नहीं भर रही, मतलब जिस सिचुएशन में बाल्टी भरनी चाहिए साइन क्या बता रहा है, नहीं है, पानी नहीं है। और जिस सिचुएशन में बाल्टी नहीं भरनी चाहिए साइन क्या बता रहा है, हाँ पानी है। यस, तो ये याद रखिए कि इसमें हम एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगाते हैं कि कॉस लेना है कि साइन लेना है। और हमने पहले ही डिसाइड करके रख लिया है कि कॉस कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर, और साइन कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज किया जाता है, कॉस का, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया, फाई इक्वल टू EA cos थीटा, नॉट अ साइन थीटा। क्लियर हो गया आपको? ओके, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए, या चलो एरिया हम ds मान लेते हैं बार बार, थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, E वेक्टर ds वेक्टर, कौन सा प्रोडक्ट लगेगा, क्रॉस या डॉट, ये कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा गुणनफल है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। तो अदिश को कैसे लिखते हैं, डॉट से। तो यहां कौन सा प्रोडक्ट आएगा, डॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, यस स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। ओके, याद रखिए, ठीक। अब ये हमको मिल गया फॉर्मूला।
अब इससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से निकालते हैं, अब उस पर आते हैं। इधर देखिए, ये हमारे पास एक सरफेस है, इसका कुछ एरिया होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही हैं। क्या आ रही हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। इसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 लाइनें निकलती हैं। ओके, यहाँ पर चेक किया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 लाइनें निकलती हैं। यहाँ पर चेक किया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 लाइनें निकलती हैं। यहाँ पर चेक किया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 लाइनें निकलती हैं। तो इसका मतलब क्या है? हर सेंटीमीटर स्क्वायर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 10। तो इस सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? तो हमने आपको बताया कि इसका एरिया है 10 और कितनी लाइनें निकल रही हैं हर जगह से? 10। तो 10 × 10 कितना हो गया? 100। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कितना निकाल लिया? 100। ये तो उस समय की बात है जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हर जगह कैसा है? 10 10 10 या 5 5 5 या 6 6 6। तो डायरेक्ट एरिया का मल्टीप्लाई हम उससे कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है 5, यहां पर देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 10, यहां पर देखा 6, यहां पर देखा 7। अब हम गए बड़े आसानी से इस फॉर्मूले का अप्लाई किया कि E × ds करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई क्या करना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो हमको पता है इसका 10 है, लेकिन अलग अलग जगह पर इंटेंसिटी कैसी है? अलग अलग है। तो आप 7 का मल्टीप्लाई करोगे, 8 का मल्टीप्लाई करोगे, 9 का करोगे, 10 का करोगे, तो आप नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। तो अब इस सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे उसको हम देखेंगे। उससे पहले हम एक चीज को डिस्कस करना चाहते हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, उसको देखिए, इसका यूनिट बना लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमको पता है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ये क्या है? एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट मिल गई न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो याद रखिए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है? यूनिट होता है, ठीक है। अब इसका हम डायमेंशंस भी निकाल लेते हैं। डायमेंशन हम इस तरह से निकालेंगे, देखिए, इससे निकाल लेते हैं। ओके, न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, mL/T-2 मल्टीप्लाई मीटर यानी कि लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L होता है, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया। कूलम आवेश यानी कि चार्ज का यूनिट है, और चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? AT। इसको आपने सॉल्व किया, mL कितना हो गया? 3 हो गया। ये T⁻⁻2 है, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3, और e की पावर कितनी हो जाएगी? -1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ये इसका यूनिट आ गया, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसकी एक बार डेफिनेशन को और डिस्कस कर लेते हैं। तो डेफिनेशन किस आधार पर बनी है? तो डेफिनेशन उसी आधार पर बनी है जिस आधार पर फ्लक्स होता है। फ्लक्स कब होता है? तो मैंने आपको बहुत एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल दिया कि जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा होता है? 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, फिर से ध्यान देखिए, ये मैं पहले ही बना कर रखा हूँ, ये सरफेस है जिसका एरिया वेक्टर है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो जब सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैसे होते हैं? 90 डिग्री। तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कितना है? 0 डिग्री। और वो एंगल हम यहाँ पर रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको मिलता है। यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग सरफेस, तो थीटा हमने रखा 90 डिग्री। ये वाला केस बता देते हैं पहले, इसको देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस यानी कि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के कैसा है? लंबवत है। तो देखिए, ये सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ध्यान से देखिए इधर, ये मैंने इसको रखा सरफेस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। एंगल कौन सा लेना है? एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का लेना है। तो कितना है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री रख दिया।
और cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे E इंटू डी एस, तो हमको क्या मिल जाएगा E इंटू डी एस। तो इस सिचुएशन में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ओके कि जब पृष्ठ इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा हो लंबवत हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। बट ये सरफेस है, ये इसका एरिया वेक्टर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये एरिया मतलब ये सरफेस को मैंने ऐसे कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर। जब क्षेत्रफल इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर होता है तो फ्लक्स कितना, तो एंगल कौन सा देखना है, एरिया वेक्टर और यस इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पर रखा 90 डिग्री और cos 90 कितना होता है फॉर्मूले के अनुसार 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता, जबकि इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो इसी आधार पर हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन बना ली कि क्या डेफिनेशन बनाई है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक मतलब क्या होता है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो सुनिए, किसी सरफेस से लंबवत गुजरने वाली या किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को इस पृष्ठ से लिंक्ड यानी कि संबद्ध क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। फिर से हिंदी मीडियम वाले सुने, ये सरफेस है यानी कि पृष्ठ है, इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अगर इस सरफेस से 50 लाइन निकल गई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्वांटिटी कितनी 50, क्योंकि वो राशि है, बल रेखाओं की संख्या को बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन की संख्या को बोल रहे हैं। अगर 100 गुजर गई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 100, 1000 गुजर गई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1000। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन है, इसलिए इसकी ये इसके नाम लीजिए the total number of electric field lines passing normally through a surface, यानी कि सरफेस से कैसी जानी चाहिए, लंबवत जानी चाहिए, परपेंडिकुलर, in an electric field it's called the electric flux linked with that surface। तो जिस सरफेस से जा रही है उससे जुड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, नहीं तो यहां से लाइन जा रही है, सरफेस आपने यहां रख दिया तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कहलाएगा। आप पानी से ले जाम इधर चला रहे हैं लेकिन बाल्टी आपने यहां रखी है, तो बाल्टी भरेगी क्या, नहीं, पानी तो सीधा चला जाएगा, राइट, तो उसके सामने आना चाहिए। ओके, फिर से द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस। तो किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे, उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहेंगे। लिंक्ड का अर्थ होता है संबद्ध, जुड़ा हुआ, इसको डिनोट करते हैं किससे, फाई से। तो पहली चीज इसमें ये फॉर्मूला हमको स्टडी करना है, ठीक है, इस फॉर्मूले को लिखने का ये दूसरा तरीका है। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है, इसका यूनिट ये होता है और फॉर्मूला वो डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है। तो ये 3-4 चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, ये इसके आप डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। स्पेशल केसेस आपको बहुत अच्छे से इसमें याद रखने हैं, जब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग सरफेस, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ तो अब मैं डायरेक्ट पढ़ के बताऊँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग सरफेस थीटा 90 डिग्री होता है तो फ्लक्स कितना आता है 0, यानी कि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ की दिशा में है तो फ्लक्स कितना होता है 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस तो थीटा 0 डिग्री होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पृष्ठ के लंबवत हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक। अब मैं अपनी बात पर दोबारा वापस आता हूँ कि यदि इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, डिफरेंट हो, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए, ओके, इधर ध्यान दीजिए, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ सरफेस, लिंक टू सरफेस, राइट, ओके। मतलब किसी सरफेस से जुड़ा हुआ हमको क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स, ठीक। अब मान लीजिए ये एक सरफेस है लाइक दिस, ठीक है, और इसके अंदर कहीं पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ठीक। इस पॉइंट चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है लाइक दिस, इस तरह से सब तरफ निकल रहा है।
और उसके रास्ते में ये इलेक्ट्रिक वो सरफेस आ गई है, पृष्ठ आ गई है, तो ये उस पृष्ठ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड हो जाएगा। और अगर ये लिंक्ड हो जाता है तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं लिंक्ड विथ दिस सरफेस। इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको चाहिए, इस पृष्ठ से जुड़ा हुआ हमको क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमको प्रॉब्लम आता है, क्या प्रॉब्लम आता है कि ये चार्ज से अगर हम इस सरफेस की बात करें तो इसका डिस्टेंस यहां पर कितना है, r1, ठीक है। इसी सरफेस के लिए ये वाला डिस्टेंस r2 है या r5 है, इसी सरफेस के लिए ये वाला डिस्टेंस कितना है, r4 है। इससे क्या मतलब है, इससे ये मतलब है q/r² कांस्टेंट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है r के अनुसार क्या होता है, बदलता है। तो इसी सरफेस के लिए r की वैल्यू डिफरेंट होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, डिफरेंट होता है। जबकि पहले वाले केस में मैंने आपको बताया कि r की वैल्यू कैसी है। देखो तीन चीजें देखते हैं हम लोग, तीन चीजें हमको देखना है। कौन कौन सी चीजें देखना है, फॉर्मूला हमको बताता है, phi = E ds cos थीटा। हमको एंगल देखना है, हमको एरिया देखना है, हमको इंटेंसिटी देखना है। तो इस केस में जैसे अगर मैं ये वाला सरफेस लेता हूं इस तरह से, ये सरफेस मैंने लिया, ठीक है, हाँ इसको मैं बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे बना दिया, ठीक है, ओके बना देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर होती है, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, तो ये मैंने बनाई एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यानी कि ds। तो दोनों के बीच एंगल कितना आया, 0 डिग्री। अगर मैं एरिया वेक्टर यहाँ लेता हूँ तब भी एंगल कितना आता है, 0 डिग्री। तो किसी भी लोकेशन पर लीजिए एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये एक सिमेट्रिकल शेप है, और सिमेट्रिकल शेप का ही मतलब ये है कि यहाँ पर एंगल कितना है, 0 डिग्री। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो आप इस फॉर्मूले में एंगल की जगह 0 डिग्री रख दोगे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रख दोगे, और इसका टोटल एरिया रख दोगे, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इन दिस केस। बट इन दिस केस सरफेस में एंगल डिफरेंट है। इस लोकेशन के लिए एंगल θ1 है, इस लोकेशन के लिए एंगल θ2 है, इस लोकेशन के लिए θ है 3 है, इस लोकेशन के लिए θ4 है, इस लोकेशन के लिए θ5 है। इस तरह से हर जगह एंगल अलग अलग है, डिस्टेंस अलग होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स आप नहीं निकाल सकते, बट हमको तो निकालना है। तो इसके लिए क्या मेथड है, तो आप लोगों ने क्लास 11th में एक मेथड पढ़ा था। किस तरह का मेथड था वो, कैलकुलस मेथड था। कैलकुलस मेथड में हम क्या करते हैं और इसको क्यों यूज करते हैं, तो इसकी 2 एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इस तरह से समझिए, हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लीजिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो cos 0 होता है, तो मैं केवल इतना ले लेता हूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सुनिए ध्यान से, एक ट्रक इस डायरेक्शन में मूव करता है, वो ट्रक फोर्स अप्लाई करता है 100 न्यूटन। 1 मीटर चला, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, फिर 1 मीटर चला, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, कुल कितना मीटर चल गया, 2 मीटर। फिर 1 और न्यूटन चला, 100 मीटर अप्लाई किया, फिर 1 मीटर चला, फिर 100 न्यूटन अप्लाई किया, फिर 1 मीटर चला, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो ए लोकेशन से बी लोकेशन तक वो गया 5 मीटर। हर एक मीटर पर उसने फोर्स कांस्टेंट रखा, कितना, 100 न्यूटन। मैंने आपसे बोला कितना वर्क किया 5 मीटर चलने में, तो आप सिंपल हर जगह फोर्स की वैल्यू कितनी है, 100 है, चले कितने 5, तो वर्क डन कितना हो गया 500 जूल। सिंपल आप निकाल सकते। बट सेकंड एग्जांपल में देखिए, ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि स्प्रिंग बहुत हल्का था, 0 फोर्स। जैसे ही मैं स्प्रिंग को दबाना स्टार्ट कर देता हूं, अब फोर्स की वैल्यू बढ़ गई, हमको फोर्स लगाना पड़ा 5 न्यूटन। मैंने और दबाया 1 मीटर और दबाया, मेरे को 10 न्यूटन लगाना पड़ा। मैंने और दबाया 1 मीटर, मेरे को 20 न्यूटन लगाना पड़ा। मैंने और दबाया, कितना लगाना पड़ा, 30 न्यूटन। 5 मीटर तक दबाने तक मेरे को कितना लगाना पड़ा, 50 न्यूटन। तो 1 मीटर आए 5 न्यूटन, 2 मीटर चले 10 न्यूटन, 3 मीटर चले 15 न्यूटन, 20 न्यूटन। तो हर एक मीटर पर फोर्स चेंज हो रहा है। कौन से वाले केस में चेंज हो रहा है, स्प्रिंग को दबाने वाले केस में चेंज हो रहा है। अब मैंने आपसे पूछा कि स्प्रिंग पर फोर्स कैलकुलेट करिए, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है 5 मीटर है, लेकिन फोर्स कौन सा रखोगे, 5 रखोगे, 10 रखोगे, 15 रखोगे, 20 रखोगे, कौन सा रखोगे, तो आप नहीं कर सकते।
तो ऐसी सिचुएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमने कैलकुलेशन मेथड बनाया है, कैलकुलस मेथड बनाया है। उस कैलकुलस मेथड में हम उसको थोड़ा सा दबाते हैं, उसका फोर्स काउंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। वो जो थोड़ा सा वर्क डन आया उसको हमने लिख दिया dW1, दूसरा थोड़ा और दबाया वर्क किया dW2, थोड़ा और दबाया वर्क किया dW3। इस तरह से बहुत सारे वर्क हम निकालते हैं और सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमारा क्या निकल आएगा, टोटल वर्क डन। वही काम अब हम यहाँ करेंगे। इस θ1 के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे d∅1, इस θ2 के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला d∅2, इसके लिए d∅3, इसके लिए d∅4। इस तरह से सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल कर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। किस तरह से ऐड करेंगे, देखिए इसको जरा समझिए। इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हम टोटल। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इस लोकेशन पर कितना निकाला d∅1, इस लोकेशन पर कितना निकाला d∅2, d∅3। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हैं। तो सबको हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या लिख देंगे, d∅, और d∅ हमको पता है क्या होता है, E इंटू ds cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ये वही फॉर्मूला है, phi इक्वल टू E ds cos थीटा। लेकिन छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो d∅1, d∅2, d∅3 इन सबको लेकर हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के लिए हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इस सरफेस से लिंक्ड, इस सरफेस से जुड़ा हुआ विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू कितनी है, E ds cos थीटा। तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद आ सरफेस कितना होता है, दिस। तो किसी पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, ये होता है। और सूक्ष्म पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ये टोटल के लिए है और इकाई के लिए सूक्ष्म पृष्ठ से है। अगर मान लीजिए आपका चलो वो अभी डिस्कस करते हैं उसके बारे में भी। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए। अब तक हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला, फिर हमको बाद में पता चला कि ये एंगल पे भी डिपेंड करता है तो एंगल के रूप में फॉर्मूला, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होता है, एंगल अलग अलग होता है, तो फिर उसकी स्मॉल कैलकुलेशन करके उस सरफेस के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये। तो याद रखिए ये तीनों फॉर्मूले। अब इसमें ये गोल जो आपको दिख रहा है, ये क्लोज्ड इंटीग्रल बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, क्लोज्ड इंटीग्रल। अब इस पर आते हैं कि क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लोज हम क्यों लगाते हैं, ओके। तो इसको इस तरह से समझिए, हमको क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। एक बंद पृष्ठ, क्लोज्ड सरफेस, बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ के लिए हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, इसको जरा समझने की कोशिश करिए। बंद पृष्ठ किसको बोला जाता है, तो इसका एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देखता हूँ। ये एक पृष्ठ है जो चारों तरफ से क्या है, क्लोज्ड है। दिस इज क्लोज्ड सरफेस, दिस इज क्लोज्ड सरफेस, राइट, ओके। या हम ये कहते हैं कि हमने मैथमेटिकली हम इसको कैसे कहते हैं, हमने इस लोकेशन से चलना स्टार्ट किया, गए 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 यहाँ पहुँचे, गए 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 यहाँ पहुँचे, गए गए यहाँ पहुँचे, यहाँ गए और वापस उसी लोकेशन पे आ गए। तो जिस लोकेशन से आप स्टार्ट कर रहे हैं वापस आप उसी लोकेशन पर आ रहे हैं, और आपने ये जिस सिस्टम में ये आपने काम किया वो सिस्टम आपने चेंज नहीं किया है, तो ऐसी सरफेस क्या कहलाएगी, क्लोज सरफेस। सिंपली आप ये याद रखिए, चारों तरफ से बंद है, कौन सी सरफेस है, क्लोज सरफेस है, क्लोज। तो क्लोज सरफेस के लिए हम लोग जो इंटीग्रेशन यूज करेंगे वो कैसा होगा, क्लोज। इसमें लिमिट नहीं होती। लिमिट इसलिए नहीं लगाते, जैसे इस सरफेस बहुत सारी चीज़ों में हम लिमिट लगाते थे कि ये निम्नतम से है, ये हायर तक हम गए, बट यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट किया वापस वहीं आ जाते हैं, इसलिए इसमें लिमिट नहीं लगती, बल्कि इसके स्थान पर हम क्या लगाते हैं, क्लोज इंटीग्रल। इसको क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं, ये आप मैथ में भी स्टडी करेंगे।
ठीक है। अब मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो एक कंसेप्ट है, इसको बड़े ध्यान से समझिए, जो हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम में आएगा और आगे की जो डेरिवेशन हम करेंगे वहाँ आपके काम में आएगा। अब इसको मैं आपको इस तरह से बताऊँगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। हाँ, इसको ये छोटा है। हाँ देखिए, ये एक हमारे पास क्यूब है, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट चार्ज को रखा, तो इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन। तो अब ये पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है, ओके। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, अगर मैं पॉइंट चार्ज को यहाँ लेता हूँ इस लोकेशन पर, इसमें देखिए ये है मेरे पास क्यू, वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर रखा हुआ है पॉइंट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर मैं इस पॉइंट चार्ज से इस सरफेस की बात करता हूँ, मान लीजिए इस सरफेस को नाम दे दिया मैंने पी नाम दे दिया, चलिए इस जगह को, इस सरफेस को नाम दे दिया क्यू, ये पी सरफेस है और ये क्यू सरफेस है, राइट। तो इस पॉइंट से इस पी सरफेस तक का डिस्टेंस r1 है, बट इस पॉइंट से क्यू सरफेस तक का डिस्टेंस r2 है। तो अब इससे आप क्या समझ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ ज़्यादा होगा क्योंकि r कम है, बट यहाँ कम होगा, यहाँ r ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कुछ अलग क्वांटिटी होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कुछ अलग क्वांटिटी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, अलग है। तो इन सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। बट हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यस अलग है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्लोज इंटीग्रल लगाना पड़ेगा। क्लोज इंटीग्रल क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये एक क्लोज सरफेस है। अब दूसरी चीज पर आते हैं। अब हमने कहा कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए हमको हजारों लाखों कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमने इस सरफेस को देखा, इस सरफेस को देखा, ये वाली पी क्यू वाली पी वाली सरफेस को देखा, इस सरफेस की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने इस सरफेस को इसमें से निकाल लिया, अब वो मेरे हाथ में, राइट। अब आप देखिए, बड़ा ध्यान से समझिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक, ओके। हम इस सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो हमको क्या क्या चीजें चाहिए? हमको पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एरिया चाहिए और एंगल चाहिए। तो अब हमने देखना स्टार्ट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको पता है कितना है, ई है मान लीजिए, ठीक है, और एरिया हमको पता है, ठीक है। तीसरी चीज क्या आती है? एंगल, ठीक है। तो एंगल देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती है? परपेंडिकुलर दिस सरफेस, इस सरफेस की कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है, राइट, ओके। अब हाँ, एक चीज और मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, वो चीज ये है कि हमने जब अपनी कैलकुलेशन की क्लोज सरफेस के लिए, तो देखिए ये डब्बा है इस तरह से, तो इधर भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो सकती है और इधर भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी। अगर सरफेस ऐसे रखिए तो ऐसे ऐसे हो सकती है, अगर ऐसे रखिए तो ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे रखिए तो ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये सरफेस ऐसे रखी है, हमको कौन सी डायरेक्शन लेनी है? तो हमको अंदर वाली नहीं लेनी है, हमेशा आउट वाली लेनी है, बाहर की। यहाँ पर है ये वाली, यहाँ पर है ये वाली, हमेशा बाहर वाली दिशा लेनी है। तो अब देखिए, ये मैंने सरफेस ली, ये वाली पी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। तो एरिया वेक्टर बाहर का लेना है, अंदर वाला नहीं लेना। कौन सा लेना? बाहर वाला। तो ये एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो इन दिस सिचुएशन ये एरिया वेक्टर, इसका मान लीजिए कुछ भी हो, लेट अस से ds1, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिस, तो एंगल कितना आया? 180। अच्छा, यहाँ एंगल कितना आया? 180। तो अब आप बात समझ गए कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन है, हर जगह इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी सेम है और हर जगह इसी सरफेस के लिए एंगल सेम है।
तो अब आपको एक सिमेट्री मिल गई इस पूरी सरफेस की P की, तो आप इसके लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, EDS cos थीटा, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किस सरफेस के लिए काम किया, केवल इस सरफेस के लिए काम किया। अब इसके आगे वाली सरफेस पे आते हैं, किस पर, Q1। अब मैं Q को निकाल के ले आया यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। एरिया वेक्टर कौन सा लेना है, अंदर वाला या बाहर वाला, यस बाहर वाला। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और यही ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो एंगल कितना मिला, 0 डिग्री। तो हर जगह कितना है, 0 डिग्री। तो ये एक सिमेट्री मिल गई। तो इसमें हजारों इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की जरूरत नहीं है, केवल एक सिमेट्री ढूंढ लीजिए। उस सिमेट्री के कारण इस पूरे एरिया के लिए एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम ज्ञात कर लेंगे। तो हमने निकालेंगे वो बाद में कभी भी। अभी फिलहाल मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, किस तरह का जो क्वेश्चन होगा हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस सरफेस के लिए ये DS1 माना तो DS2, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। अब हर जगह एंगल कितना है, 0 डिग्री। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, यहाँ E1 है तो यहाँ E2 है। हर जगह एंगल सेम है, तो इस सरफेस के लिए एक कैलकुलेशन की जा सकती है, इस सरफेस के लिए एक कैलकुलेशन की जा सकती है। तो दो सरफेस की कैलकुलेशन कर ली, 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गए। लेकिन अभी पूरा सवाल सॉल्व नहीं हुआ। अभी कौन कौन से बच गए, दिस 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 एंड दिस। तो ये तो बहुत आसान है। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब मैं इस सरफेस को उठाकर ले आया, ये निकाल लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल देखना किसके साथ, यस एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर अंदर वाला लेना है, बाहर वाला, तो बाहर वाला। कितना एंगल बना, 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है, 0। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, 0, ठीक है। अब ये सरफेस की कैलकुलेशन कितनी आई, 0। क्यों, क्योंकि देखिए ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना एंगल आया, 90 डिग्री। इसी तरह से ये एरिया वेक्टर 3 मान लीजिए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल आया, 93। तो ऊपर और नीचे की कैलकुलेशन कर ली। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया, क्योंकि cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ठीक है। बट यहाँ 0 नहीं है, यहाँ एंगल 180 के कारण कुछ होगा, यहाँ एंगल 0 डिग्री के कारण कुछ होगा। अब कौन सी सरफेस बची, दिस एंड दिस। तो इसको भी देखिए, इस सरफेस को निकालकर मैं ऐसे बाहर निकाल ले आया। तो देखिए ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये लेनी है, ये तो आंसर है बाहर वाली लेनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये। तो यहाँ पर भी एंगल कितना, यस 90। और अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर भी एंगल कितना, ये वाला कितना, 90। और 90 के लिए कितना होता है, 0। तो इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। तो 4 जगह 0 हो गया, 2 जगह कुछ होगा, सबको ऐड कर देंगे। तो ये क्या निकलेगा हमारा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड ट्यूब या सरफेस। तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह से हम निकालेंगे। तो इसमें सिमेट्री ढूंढेंगे पहले एक सरफेस की, और फिर उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने की कोशिश हम करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। एक छोटी सी चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर सरफेस मान लीजिए ऐसी है, स्फीयर है, स्फीयर ये वाली सरफेस है, इसी सरफेस को मैंने यहां बनाया। तो देखिए यहां पॉइंट चार्ज मैंने रख दिया, ये R है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही है, सब जगह R है। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सेम, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सेम। ओके, अगर हम यहां पर एरिया वेक्टर देखेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, यहाँ एरिया वेक्टर देखेंगे परपेंडिकुलर होती है, यहाँ देखेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ देखेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ देखेंगे परपेंडिकुलर। तो हर जगह थीटा की वैल्यू कैसी है, सेम। तो हर जगह थीटा की वैल्यू सेम है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो इसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि स्फीयर यानी कि गोला एक सिमेट्रिकल शेप है। तो सिमेट्रिकल शेप है तो एंगल कितना रख देंगे, 0 डिग्री। DS इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, जो भी रख देंगे, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमको इस स्फीयर से लिंक्ड क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी किया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है,
उसका यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो या सेम हो तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, शेप डिफरेंट हो तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हमने इस क्लास में स्टडी की। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आधार पर पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या होती है उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट।